नमस्कार। आज हम चंडीगढ़ में दिल्ली के चुनावों की चर्चा करने में जुटे हुए हैं और जुटे इसलिए हैं कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे। दिल्ली की कल की वोटिंग है। आज प्रचार का जो जनसंपर्क का कार्यक्रम था वो भी सब संपन्न हो गया और आज हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष भाई मनजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं किसान पुत्र नीरज राय। किसान पुत्र नीरज राय सोशल साइट्स पर, पॉलिटिकल साइट्स पर, सभी जगह, सभी टीवी चैनलों पर छाए रहते हैं। इनके परिचय के मोहताज नहीं हैं। और मैं आपके साथ हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ और ईशान टाइम्स ग्रुप की ओर से संजय राय आप सब लोगों के बीच आपसे सवालों के साथ मैं इनके साथ मुखातिब हूँ। सबसे पहले सवाल मैं नीरज जी से करना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर जो चुनाव के जो आज हमारी शाम है और आज क़यामत की रात जिसे कहा जाता है चुनावों के, उसमें कि जो सुबह वोटिंग हो और प्रत्याशियों के लिए किस तरीके से एक परीक्षा की घड़ी कल सुबह होने वाली होती है और उस परीक्षा से पहले की कोई तैयारी की, कोई सवाल छूट न जाए, कोई चीज़ रह जाए, मैं क्या पढ़ लूँ, किससे मिल लूँ, किससे क्या कर लूँ, वो चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को होने के बावजूद प्रत्याशी के मन में भी उहापोह की स्थिति होती है, राजनीतिक दलों के बीच में भी होती है। चूँकि दिल्ली के अंदर का रण एक बहुत गहरा रण बन गया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक आमना सामना हो रहा है और वे महाभारत के युद्ध में दिल्ली के रण में उतरे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं नीरज जी से ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं और किस तरीके के मेन मुद्दों पर वहाँ पर क्या लड़ाइयाँ भारतीय जनता पार्टी लेकर के मैदान में आई है और आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसका मुकाबला करेगी। नीरज जी बताएं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे एक नए नए करके निकल के आए, कुछ राहुल गांधी का मुद्दा निकल के आया, कुछ मनीष का भी, मनीष को फंसाने का या जो भी चीज़ की कार्रवाई की गई उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बात करेंगे, बताएंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो नागरिक हैं वे किस चीज़ को लेकर के और दिल्ली को किसको वोट दें और क्या करें। नीरज जी देखिए, दिल्ली के चुनाव हो या पूरे देश का चुनाव हो, अभी पीछे कुछ प्रदेशों के चुनाव हुए हैं, उससे पहले पूरे देश का चुनाव हुआ है, लेकिन एक कन्फ्यूजन की, उहापोह की स्थिति पैदा होती रही जो भारतीय जनता पार्टी उसको और भी महिमा मंडित करके झूठ का सहारा लेकर देश के जनता, देश के युवाओं को मुख्य मुद्दों से ध्यान दूसरे तरफ बरगलाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज ठीक उसके उलट दिल्ली, जो कि देश की हमारे राजधानी है, 70 विधानसभा सीट है वहाँ पे, और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। भाजपा पिछली बार 3 सीट ही पाई थी। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो कि हर बार लोकसभा भी होता है, कहीं विधानसभा भी होता है, नगर निगम का भी होता है, तो होता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, मोदी क्या है? देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो एक व्यक्ति हैं, विधाता तो है नहीं। अब मोदी है तो मुमकिन क्यों है? हर चीज़ की जिम्मेदारी मोदी जी को लेकर चलनी चाहिए। आज वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने सिखा दिया है कि देश की जनता को क्या चाहिए। हम लोग केवल बात करते हैं शिक्षा, चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार पूरे देश में दिखा रही है कि उसकी कौन सी व्यवस्था सही है। राहुल गांधी आज बोलते हैं, ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वैसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि डंडे से मारे जाएंगे, लेकिन यह भी सही है कि मोदी जी अपने सुविधा के अनुसार रोजगार, जीडीपी, इकोनॉमी और डंडा, 4 चीज़ों में से डंडा को चुन लिए, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता किस इमोशन के ऐसा इमोशनल टच मैं दूं कि देश की जनता उसके खिलाफ मोदी है तो राष्ट्र है। इससे पहले राष्ट्र भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से एक झूठा व्यक्ति अपने को यही साबित करने में लगा रहता है कि मैं सही बोलता हूं, मैं सही बोलता हूं, सिर्फ वही चीज़ आज देश के अंदर चल रही है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही सीएजी का रिपोर्ट था कि हमारे सेना को हर सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। राशन की सुविधा के लिए राशन की कमी हमारी सेना झेल रही है। वस्त्र की, जो उसका पोशाक है, उसकी कमी झेल रही है। उस पर बात नहीं होनी है। लेकिन अजब दुर्भाग्य है हमारे देश का कि मुख्य मुद्दों से भटक कर हम
ऐसे आयातित मुद्दों पे हम फोकस करना शुरू कर देते हैं जो कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए होते हैं। बात यहाँ दिल्ली चुनाव की हो रही है तो शाहीन बाग की भी बात जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग आज मीडिया के द्वारा, मीडिया किसके अंतर्गत है? दिल्ली के अंतर्गत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र की सरकार है उसके अंतर्गत है। आम जनमानस, क्या मीडिया को आप क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का मानते हैं, या सभी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का हो गया है? आज शाहीन बाग को जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया का ये प्रायोजित कार्यक्रम है, या मीडिया कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है, इसका क्या कहना का मतलब है आपका? आप क्लियर उसको बताएं। अभी आप पूरी बात हमारी सुने ही नहीं हैं। मैं मीडिया को बोलने से पहले पूरी बात सुन लिए होते आप। यह कार्यक्रम प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी का है। मीडिया शब्द मैंने बोला इसलिए बोला कि मीडिया सिर्फ शाहीन बाग को फोकस करके चल रही है, इसलिए चल रही है मीडिया फोकस करके कि उसके भी तो दाता हैं। इस समय मोदी जी बैठे हुए हैं। सभी मीडिया हाउसेज, सभी लोग सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। और जो लोग नियंत्रण में नहीं है, जग जाहिर है कि उनको सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी करी जाती है। इस चीज़ को मीडिया से आप हैं तो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब भले ही कोई चैनल स्वीकार करे या न करे, मजबूरी सबके ऊपर चुंगल लगा हुआ है, ट्राई है, इनके द्वारा नोटिस जारी करना है, हर तरह की नोटिस भी आती है। अगर मैं मीडिया पैनलिस्ट बन रहा हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ पता है। अब यहाँ पर जो है दिल्ली का चुनाव आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक कर क्यों लड़ना चाहती है? जिस तरह से लोकसभा का चुनाव सिर्फ 5 मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, 5: बालाकोट पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और बंगाल। लेकिन हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, इस पर कभी बात नहीं किया। हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा की भी मजबूती होनी चाहिए, इस पर भी बात नहीं किया। मुख्य जो पहलू पे मैं लाना चाहूँगा, सभी अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, देश के हर जनमानस को, कि जिस किसान की आय दोगुनी करने की मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं 2013 चुनाव से लेके अब तक, ये आय दोगुनी हो जाएगी। मैं किसान पुत्र होने के नाते, जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं वो सभी लोग ये जानते हैं कि मैं आज भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो आज भी खेतों में उतरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ज़मीन वो है, मेरा वजूद वो है। तो मोदी जी ये बताने का कष्ट करेंगे, उनके कृषि मंत्री जो पिछले कार्यकाल में भी थे राधा मोहन सिंह जी, या जो वर्तमान में, सबसे ये है कि वर्तमान में किसान की आय कितनी है। ये आगे आने वाले समय में आप बताएंगे कि हम आय दोगुनी कर दिए। इसका एक ही तात्पर्य है कि आने वाले समय में जो 2022 से टारगेट देके चल रहे हैं, ये बोलेंगे भाइयों बहनों, हमने किसान की आय 100 रुपया, उदाहरण के तौर पर 100 रुपया कर दी, क्योंकि उस समय 50 रुपया ही आय था। यह सबसे बड़ा अन्याय होगा हमारे किसान के साथ। किसान को लागत के साथ पूरा लाभ देने की बात होनी चाहिए। किसान के बच्चे हैं, उनके लिए एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बजट भी आया है, बजट अंग्रेजी में आया, इसलिए आया कि गांव में लोग अधिकार संख्या में हिंदी ही जानते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, अपनी भाषा को जानते हैं। अंग्रेजी बहुत कम लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आज दिल्ली के चुनाव के साथ साथ पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है। आज हम जो बीज बो रहे हैं वही कल पेड़ बनेगा। अभी हमारे ऊपर निर्धारण है कि हम आम का बोएंगे कि बबूल का बोएंगे, लेकिन हमें मोदी जी बताना भी होगा आपको। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, जो कि ये बहुत हल्ला मच रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको बहुत ज़ोर शोर से किया था कि हम कर रहे हैं। फिर किसान बीमा योजना और कृषि बीमा कोई योजना की बात की, और उसके बाद फिर जनधन खातों की बात की। इस पर क्या कुछ कहेंगे जी? क्या चीज़ें थी, या फायदेमंद था या नुकसानदेह था? मैं किसान बीमा योजना के पहले बात कर लूँ। किसान बीमा योजना, अब आप जब भी सुनेंगे मोदी जी को बोलते हुए तो बोलेंगे कि भाइयों बहनों 6 करोड़ 17 लाख किसानों ने बीमा कराया। लेकिन उनको यह भी बताना चाहिए कि 6 करोड़ 17 लाख किसानों में कितने किसानों को रिस्क कवर दिया कंपनियों ने, कितने किसानों को मिला। जिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में किसान बीमा कराना अनिवार्य था, इस बार के मैनिफेस्टो में, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो बहुतेरों को ये लग रहा होगा कि ये राजनीति से ग्रसित होकर बोल रहा है, लेकिन सत्य परिचय का मोहताज नहीं होता।
लेकिन इस बार की जो मैनिफेस्टो में इनका रहा है, किसान बीमा को स्वैच्छिक कर दिए। भैया स्वैच्छिक क्यों कर दिए? जो किसान बीमा आपकी पहली प्रायोरिटी में था कि बहुत बेहतरीन है, उस किसान बीमा को आप स्वैच्छिक करा दिए। इसीलिए करा दिए ना कि पिछले 5 सालों में हजारों लाखों करोड़ किसानों का गबन करके बीमा कंपनियां बैठ गई। अब आपको लग गया कहीं किसान को पता न चल जाए, इसलिए आप स्वैच्छिक कर दिए। रही बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 27 से 28 फसलों का ही एमएसपी निर्धारण की बात किया गया था। लेकिन किसान हिंदुस्तान के अंदर 6000 से ऊपर फसलों का उत्पादन होता है। 285 भू परिक्षेत्रों में हिंदुस्तान को बांटा गया है, तो 285 भू परिक्षेत्र, 6000 से ऊपर फसलों का उत्पादन 27 से 28 पे ही कैसे निर्धारित की जा सकती है? लेकिन यह भी सही है कि किसान को लागत के साथ साथ पूरा लाभ दिया जाता है, तो ये सबसे सही रहेगा। कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना अगर गांवों में की जाती है, पंचायत स्तर पर की जाती है, नहीं तो ब्लॉक स्तर पर कर दी जाती है, तो उसका दोहरा लाभ मिलेगा। किसानों के साथ साथ उनके पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार युवा हैं, उनको अपने यहाँ नौकरी मिलेगा। तो इसकी पहल हम नहीं कर पाएंगे। जो सिस्टम को हैंडल कर रहा है, जो सरकार में बैठा हुआ है, जिसके पास पूरा तंत्र है, वही कर सकता है। हम अपनी योजना बता सकते हैं, क्योंकि एक जगह हम शुरू करने का बात कर सकते हैं, एक जगह कर लेंगे तो उससे ही इनके पास इतने नियम कानून हैं कि अगर इनको मैं, सरकार किसी की भी हो, ये नहीं, अब इसमें मोदी जी की केवल बात नहीं है, सरकार किसी की भी हो, अगर मैं इनके पैरेलल अपनी एक व्यवस्था क्रिएट करता हूं, डेवलप करता हूं, तो इनके इतने नियम कानून हैं, उस व्यवस्था को शुरू होने से पहले ये मार देंगे। तो मेरा आग्रह हमेशा रहा है, कई बार हर जगह हर मंचों पे, यहाँ तक कि टीवी पैनल में बैठता हूं तब भी मैं बोलता हूं, किसान हमारे लिए पहली प्राथमिकता होता है, लेकिन सिर्फ करने से नहीं। मोदी जी कहते हैं पसीना चेहरे पे मलता हूं तो चेहरे की चमक बढ़ती है। झूठ, फिर झूठ। पसीना जिसका चूता है, जिसका गिरता है, वो खेत में उतरता है। खेत में उतरने वाला पसीना गिराता है, शरीर का रंग काला पड़ जाता है उसका। आज मैं थोड़ा गोरा हो गया हूं क्योंकि अंदर बैठ रहा हूं, मैं भी खेतों में उतरा करता था, आज भी उतरता हूं, तो वही हकीकत होती है जो मैं प्रैक्टिकल करता हूं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन एमएसपी 7% किसान पूरे हिंदुस्तान में एमएसपी का फ़ायदा लेते हैं, और सभी लोग जाके बाजार पे ही डिपेंड हैं, बिचौलियों पे ही डिपेंड हैं। जनधन, देश का कितना पैसा जनधन में आया, जनधन तो खुलवाया ही खुलवाया, साथ में अब तो हो गया है कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसा छोड़े रहना है। एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो कोई रेशियो नहीं है, कब कितना पैसा आपका कट जाना है, मैसेज आपको आ जाना है, वो पैसा कहाँ जाता है। बैंकों का निजीकरण आपने कर दिया, एलआईसी जैसी विश्वसनीय संस्था को आप ले जाकर बेच दिए। क्यों बेच दिए भाई? आप किस अधिकार से बेचे हैं? पिछले 5 साल। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या ये मुद्दे अभी नागरिकों के बीच में हैं, या इन सब मुद्दों को भुलाने के लिए जिस तरह की राम मंदिर का इन्होंने बनाने का किया और वो उसको ये भुना नहीं पाए, उसमें ये इनको शाहीन बाग उसके ऊपर हावी हो गया। सीएए पे भी हम बात करेंगे, एनआरसी पे भी बात करेंगे। मैं अभी धीरज जी से थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मैं उनसे दूर चाहूँगा। मैं मंजीत सिंह जी से बात करूँगा कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से पंजाब के अंदर उन्होंने जिस तरह से एक बंगाल से आकर के पंजाब में, और पंजाब में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है, और उन्होंने किस तरीके से दिल्ली के चुनाव के किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर इनकी राय लेते हैं। मंजीत सिंह जी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब तृणमूल कांग्रेस के। मंजीत सिंह जी, दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने रंग में रंगी हुई हैं, सभी लोग अपने मैदान में आए हुए हैं। आपने जिस तरीके से लगता है कि समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को वहाँ पर, क्योंकि ममता जी का उनके ऊपर विशेष हाथ रहा है, और आप किस तरीके से उनको देखते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ कर पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सीएए और जो एनआरसी के विरोध में जो ममता बनर्जी का जो एक रुख रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, दिल्ली चुनाव में भाजपा जो है बहुत बुरी तरह से पछड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, बहुत बढ़िया ढंग से सरकार बनाएगी। इस बात का इल्म मोदी तंत्र को हो चुका है। मोदी और शाह की जो जोड़ी है, जिसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी, तो ये अंधे और कोड़ी की जो जोड़ी है, जिसने देश को भी बांट दिया है,
इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। बहुत कुछ किया है इन्होंने। इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जीतने से पहले पुलवामा अटैक हो जाना, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये ड्रामा है। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना, सर्जिकल स्ट्राइक में भी वो भी ड्रामा किया गया। मतलब ये ड्रामेबाजों की एक पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी ना कहकर एक रंगमंच की पार्टी कह दिया जाए तो ये उसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। जैसे आज इन्होंने जो दिल्ली के ऊपर मनीष सिसोदिया के ऊपर एक आरोप लगावाया है, और सर हमने तो पंजाब में बहुत कुछ देखा है, हमने आतंकवाद देखा है, हमने पंजाब के अंदर कांग्रेस का प्लांट आतंकवाद देखा है, टेररिज्म जिसे कांग्रेस ने प्लांट किया था और इनकी मर्जी से ही शुरू हुआ, इनकी मर्जी से ही ख़त्म हो गया। हमने वो सब झेला है, पंजाब में देखा है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि चीज़ें प्लांट कैसे की जाती हैं। अब मनीष सिसोदिया जैसा आदमी जो स्कूलों के लिए जिसको 4 घंटे पहले एक टीवी चैनल उसको बेस्ट अवार्ड दे रहा है, बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दे रहा है, शिक्षा मंत्री का अवार्ड दे रहा है, तो उसे ऐसे मामलों में उलझाना ये कोई आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब जनता समझ चुकी है कि ये लोग सब प्लांट है। भारतीय जनता पार्टी का पोल अब खुलने लगा है। बिल्कुल और कल इसका असर दिखेगा। सर बिल्कुल दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां देखी हैं, वो जो प्रधानमंत्री कभी सुनामी, मोदी सुनामी थी, कभी मोदी लहर थी, अब वो मोदी ना लहर दिख रही है ना सुनामी दिख रही है। महाराष्ट्र में इनको मतलब मिन्नतें कर करके कभी किसी के पास ठूठा लेके जाते हैं कि भाई हमारे उसमें डाल दो कुछ, कभी किसी के पास जाते हैं तो वो अजीत पवार को लेकर के वो जो ड्रामा किया इन्होंने, रात को आधी रात को तड़के सुबह 2:45 बजे मेरा ख्याल इन्होंने वो राष्ट्रपति शासन ख़त्म करके वहाँ पे सरकार बना दी। उससे पहले आंध्रा में सरकार बनाई, उससे पहले गोवा में सरकार बनाई। मतलब ये अब इनको अपना शीशा दिख चुका है। जो दीवार पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो भारत के 135 करोड़ लोगों ने दीवार पे लिख दिया है कि मोदी जी आप वाकई चाय वाले निकले, आप प्रधानमंत्री कम हो और चाय बेचने वाला काम ज़्यादा कर रहे हो। देश की टीआरपी को आप ख़राब कर दिया, जीडीपी को ख़राब कर दिया देश का। पंजाब में मुझे ये तकलीफ़ हो रही है कि पंजाब में हर रोज़ किसान मर रहा है। किसकी वजह से मर रहा है? कांग्रेस की वजह से नहीं मर रहा है, क्योंकि जो वहाँ सेंटर की जो नीतियाँ हैं, मैं कांग्रेस में इसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि आप कहीं कोई गलत मतलब मत ले लेना। कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं मिल रही है इसमें, बाशर्ते कांग्रेस इसको रोकने में फेल रही है, किसान की खुदकुशी को। उसमें कांग्रेस का फॉल्ट है, कांग्रेस दोषी है, उसमें कांग्रेस कसूरवार है। लेकिन इसका ज़्यादा जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, क्योंकि सेंटर ने जो एमएसपी जो निर्धारित करना होता है वो उसको नहीं कर पा रही है। किसान को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान को पूरी तरह से बढ़िया बीज नहीं मिल रहा है, किसान को फर्टिलाइज़र करने के लिए उसको जो चीज़ें मिल रही हैं जो नुकसानदायक भी हैं, लेकिन वो उसको फिर भी नहीं मिल रही हैं। पर उसको पूरे रेट पे देने के बाद भी नहीं उसको मिल रही, उस पर कोई उनको वो नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, और उसकी कीमत जो है पूरी कीमत उसको नहीं मिल रही है। इसकी वजह से किसान सुसाइड कर रहा है। दूसरी बात, दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है पंजाब में। और दिल्ली में जो सरकार की आपने बात की है, वो तो सर अब मतलब बहुत दूर पीछे रह चुकी है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह चुकी है। मतलब इनको, मुझे नहीं लगता कि इनको जो 3-4 सीटें जो इनको लास्ट टाइम में भगवंत मान ने वो मेरा ख्याल बोला था कि स्कूटर पे आ जाना, तो इनको मेरे को लग रहा है कि अब स्कूटर वाला भी इनका काम ख़त्म हो गया। अब तो ये दूर से ही बाय बाय करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट में। तो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। दीदी ने जो सीए के और एनआरसी के बारे में ममता बनर्जी ने जो बात की है, वो देखिए देश को बांटने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो इस काम के लिए पिछले 100 साल से तैयारी कर रही है। पिछले 100 साल आरएसएस को बने हो गए।
आरएसएस, जब से आरएसएस बनी है, आरएसएस का मुद्दा ही ये रहा है कि इस देश को, इस सभी धर्मों के धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसमें सबसे पहले और सबसे अडिग जो है वो आज तक दीदी ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं। पहले दिन से लेकर के आज तक वो इनके इस एजेंडे के खिलाफ है। इसी कारण जो भारतीय जनता पार्टी कभी दीदी को माँ दुर्गा का स्वरूप बताती थी, आज वो उनको पता नहीं क्या क्या चंडालनी दिखती है, क्या दिखती है दीदी, क्योंकि दीदी उनके जो उनके हिंदुत्व का एजेंडा है, जो देश को बांटने का एजेंडा है, उस पे दीदी उनके खिलाफ है और दीदी ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ कि जैसे कि पीछे 1980s में जब खालिस्तान का मूवमेंट शुरू हुआ था, तो बहुत सारे पंजाबी नौजवानों, पंजाबी बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे भी बहुत से केस बने कि ये लोग भारत देश में खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन पे देशद्रोह का केस चले। हज़ारों नौजवान उन केसों में जेलों में हैं, अभी भी कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, भारत को भारत रहने दिया जाए, भारत में खालिस्तान नहीं चाहिए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन वही केस, वही देशद्रोह के केस नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और रामनाथ कोविंद, क्योंकि इन तीनों ने हिंदू राष्ट्र की बात की है, तो इन पे वो केस बनना चाहिए, इन पे भी देशद्रोह का केस लगना चाहिए। ये मेरी हिंदुस्तान के भारत के कानून से मेरी गुजारिश है कि जो भी धारा इन पे बनती है वो इन पे चार्ज लगाया जाए। और एनआरसी का जिक्र आया, एनआरसी और सीएए का जिक्र आया, नीरज जी, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और ये क्या चीज़ है? एक सामान्य नागरिक क्या समझता है और क्या इसको समझना चाहिए, क्या चीज़ है ये? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इस मामले को लेके। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति जब हुई, मैंने पढ़ा है, उस समय जन्म तो था नहीं, उत्पत्ति ही इनकी हुई थी हिंसा के आधार पे। इनका इतिहास रहा है, अपनों को मारो और बेहतरीन व्यवस्था राजनीति में आने का तैयार करो। हम लोग बहुत छोटे थे तो एक नारा बोला जाता था, हम लोग भी स्कूल में बोलते थे कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है कि बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था राम मंदिर पे, तब से लेके पिछले साल तक भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में आती थी मैनिफेस्टो में अपना लेकर कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। उसके बाद मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट के हर मामला को लेकर वो होने के बावजूद भी कोर्ट की अवहेलना करके कि मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर हम बनाएंगे करते रहे, नारा देते रहे। और हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है उसमें मैं भी हूँ, धर्म पे आधारित हैं। भगवान का नाम आते ही हाथ जोड़कर सर झुका लेने का हम लोगों का शुरू से ही इतिहास रहा है। हम लोग इमोशन में आकर उस समय पेट को रोटी, हाथ को काम भूल कर भगवान के लिए लग गए थे कि उनका घर बनाएंगे हम। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, तब से 2.5 लाख से ऊपर हमारे हिंदू मारे गए, 2 लाख से ऊपर मंदिर नेस्तनाबूत हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक बार ये सत्ता में आ गए, दोबारा सत्ता पाने की पोजीशन में आने की बात हो रही थी, तो इन्होंने तुरंत बोल दिया कि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट जो कहेगा उसको हम मानेंगे। यह बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कि आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए मंदिर का रास्ता क्लियर कर दिया। खुशी की बात है कि मंदिर बनेगा, हमारे रामलला का मंदिर बनेगा, सीताराम का मंदिर बनेगा। लेकिन अब थोड़ा गौर करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई। पिछले कुछ दिनों से, जब तक मंदिर का मामला लटका हुआ था, इनका मुद्दा चल रहा था कि अगर हम बात इनसे करते थे रोजगार की तो ये दिखाते थे पाकिस्तान, अगर इनसे हम बात करते थे किसान की तो ये हमको लेके जाते थे अर्बन नक्सलवाद की, अगर इनसे हम बात करते थे महिला सुरक्षा की तो ये बात करते थे हमसे कांग्रेस के 70 साल की, 70 साल की। लेकिन इनसे सवाल अगर पूछ दिया तो मैं राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाऊंगा। इनसे मैं अगर रोजगार मांग दिया तो बहका हुआ युवा माना जाऊंगा।
अगर मैं इनसे अपने पेट की रोटी मांगूंगा तो राष्ट्रद्रोही हो जाऊंगा, इन पे अंगुली उठाऊंगा, तब भी पता नहीं क्या से क्या हो जाऊंगा। लेकिन इनकी अगर हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मैं पक्का राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट हमको दे देंगे। तो हमको राष्ट्रवादी का आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन पैदा हुआ था हिंदुस्तान में उसी दिन से मैं राष्ट्रवादी हूँ। हमारे खून में राष्ट्रवाद है। आज़ादी की लड़ाई को याद किया जाता है, इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे गांव का योगदान है, हमारे देश का योगदान है, हमारे हर जन जन का योगदान है। भारत गांवों का देश है और गांव में किसान रहते हैं। किसानों के ही बलबूते पूरे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। मोदी जी, अमित शाह जी, बातों को बोल देना बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन अतीत में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इतिहास क्या बोलता है। अब आइए, अब वो राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया। उसके बाद ये बीच में क्या किया कि हिंदू शब्द ले आ दिए, हिंदू को भी बांट दिए, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, अगड़ा हिंदू। पहले तो इनसे ये पूछने की बात है कि आप किस हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर सुनने वाले देखने वाले लोगों को मेरी बात बुरी लगती हो तो थोड़ा अतीत में जाइए, पता चल जाएगा कि हिंदू का डिवाइड ये लोग कर चुके हैं। कौन से हिंदू की ये बात करते हैं, इस पे स्पष्टीकरण। लेकिन क्या हमारे देश की जनता, युवा की इतनी हिम्मत है कि इनसे राष्ट्रद्रोही का प्रमाण पत्र पाने के बावजूद भी सवाल कर सके? अगर आप कर सकते हैं तो आइए हमारी कतार में अभी खड़ा होइए, पूछिए इनसे सवाल। लेकिन अब इनको मुख्य मुद्दा पे आइए। अब इनके पास राजनीतिक दुकान तो इनकी बंद होने लगी। कहना मुझको चाहिए। देखिए, वक्ता है कि मैंने कहा मैं कहूँ उससे पहले ही इन्होंने कह दिया मुख्य मुद्दा पर आइए। मुख्य मुद्दा पर ये आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कि सीए और एनआरसी पर। हाँ। सीए और एनआरसी के बारे में बताएं। हाँ। ज़्यादा अब इनको लगा सन 1951 में एनआरसी आने की बात बोली गई थी देश में कि हमारे देश बंटवारा होने के बाद कितने लोग आए, कितने बाहर के हैं, कितने हमारे देश के। उस पूरा हो नहीं पाया। 1955 में सीएबी का प्लान कर लिया गया, लेकिन नहीं बन पाया, चलता रहा। 79 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इसको लेकर आसाम में बवाल किया, बहुत बेहतरीन बवाल किया, इतना ज़बरदस्त बवाल किया कि 85 में आकर सत्ता में मुख्यमंत्री बन गई वहाँ के असम स्टूडेंट यूनियन। उसमें आज जो एनआरसी के कोर कमेटी के मेंबर हैं मृणाल मजमूदार जी, उन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है। बहुत मार्मिक अपील उन्होंने देश की जनता से किया है। थोड़ा पढ़िए आप लोग तो उस पर पता चल जाएगा। वो राष्ट्रवादी ही हैं, राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। वो एनआरसी की जो समिति है उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि यह एनआरसी की जो मुद्दा था, इसको हम लोग जोश में होश गंवा बैठे थे। काम तो किए लेकिन जोश में होश गंवा बैठे थे। आज सबसे अच्छी बात यह देखिए कि उस समय स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। देश के अंदर पहली बार किसी छात्र यूनियन के साथ अगर सरकारी एग्रीमेंट करी थी तो असम ऑल स्टूडेंट यूनियन के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि हम लोग फिर 85 में आए सत्ता में, कन्फ्यूज थे उस समय। जनता के प्रति जवाबदेही थी, हम लोगों को पता नहीं था क्या करें, हम लोग कन्फ्यूज थे। उसके बाद दूसरे चुनाव में वो लोग हार गए। थोड़ा समय की कमी है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट ठीक है। देखिए, जितना बृहद मुद्दा है इसीलिए आज इतना बवाला हो रहा है। देश के लोग, हमारे नागरिक नहीं जान पा रहे हैं चुनाव के लिए एनआरसी पे जी। तो एनआरसी की बात जो चल रही है, जिसको जानना जरूरी है। देश का सबसे भारी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे लंबी दुकान चलने वाली है, इस पे चलने नहीं दिया जाएगा। मृणाल मजमूदार जी ने कहा है, अफसोस तब होता है कि जो लोग हम लोग उस आंदोलन में आवाज़ उठाए थे, हमारे ही घर के लोग आज बाहर कर दिए जा रहे हैं। पहले एनआरसी के बाद सीएबी की बात आती थी, उसके बाद जो है एनपीआर की बात आती थी। लेकिन 19 लाख लोग आसाम में निकाले गए, जिसमें से कि 5 लाख समथिंग हिंदू थे, मुस्लिम थे, 11 लाख हिंदू थे। उसके बाद इनका ही भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव देव भी बांग्लादेशी निकल गया। जब इस पर आवाज़ उठने लगी तो तुरंत साइड बक्सा में करके ले आ दिए, सीएए हम करेंगे, पास करेंगे, पास कर दिया। मैं मानता हूं कि आपने पास कर दिया तो आपको भाई विपक्ष से सवाल करने की आवश्यकता क्या थी? कानून पास कर दिया, आप कर दिया। विपक्ष धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, करने देता, लेकिन उस पर सवाल कर रहे थे, क्योंकि बुनियादी मुद्दों पे आपको काम करने की जहमत उठानी ही नहीं है। सीए के एनपीआर ला दिए। एनपीआर इसलिए ला दिए कि एनपीआर हो जाने के बाद एनआरसी करने में इनको आसानी हो जाएगी। आज वो बोल रहे हैं कि एनआरसी पर कोई फैसला नहीं, लेकिन थोड़ा याद करिए अमित शाह जी की लोकसभा में वो भाषण कि चुन चुन कर हिंदुस्तान से घुसपैठिया बाहर भेजा जाएगा। तो क्या इसको आप हल्का में ले रहे हैं? हल्का में लेने की भूल मत करिए। हमें ज़रूरत है आज रोजगार की,
हमें ज़रूरत है अपने महिलाओं की सुरक्षा की, हमें ज़रूरत है आर्थिक दृष्टिकोण से देश को मजबूत करने की और खुद मजबूत होने की। पेट के रोटी और हाथ के काम को ज़रूरत है। एनआरसी, सीएए, एनपीआर, अगर मेरे सुझाव पे आप लोगों को जितने गाली देना हो गाली दे दीजिए, लेकिन वास्तविकता यही है, हकीकत यही है। अब इस पे कभी हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, बढ़िया से करेंगे इस पे। तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से देखा आपने कि राम मंदिर का मुद्दा परवान नहीं चढ़ पाया था, फिर एट ए टाइम चुनाव से जिस दिन 2-3 दिन है समय, इनके पास समय सीमा पूरा 3 महीने का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो समय पूरा बीतने के बावजूद चुनाव से कुछ दिन पहले ही इन्होंने ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट बनाने के बाद वो ट्रस्ट भी किस लिए बनाया कि सीएए और एनआरसी का जो मुद्दा बहुत ही तेज़ शाहीन बाग के नाम पे फेम में आ गया मीडिया के बीच में और वर्ल्ड वाइड होता चला गया, सब लोग देखने लगे, उसको काम करने लगे। इतने लोग नहीं थे कि जितने लोग सीए और शाहीन बाग में दिखाए जा रहे हैं, इतने तो छोटी छोटी सभाओं में ही उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों में, हरियाणा में और जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जितनी चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि इतना लोग और हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। खैर, उनका विरोध है, उनकी बातें हैं सीए पर और एनआरसी पर, हमें उस पर नहीं जाना है। कल चुनाव का टाइम है। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं दिल्ली के कि वे लोग निकलें, अपने घरों में ना बैठें, व्हाट्सएप फेसबुक पर ना रहें, वे लोग निकल करके वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। जिसको भी जो जिसके मन में है वो उसको वोट दें और वोट दे करके नई सरकार चुनें। सरकार आपके विकास के लिए होगी और आपके दिल्ली का भविष्य बनाएगी। मैं दिल्ली के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और सभी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए कार्य करें। और यही आपका एक दिशा एक निर्धारित करेगी, क्योंकि झारखंड के चुनाव ने, झारखंड ने दिखा दिया कि केंद्र ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। वहाँ के जीते हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने हरवा दिया। तो मतदाताओं के अंदर बहुत बल है और बहुत सारी ताकत है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे लोग निकलें और वोट दें। आप भी एक बार अपील करने के लिए मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि वे लोग भी, आप लोग भी अपील कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने से ही लोकतंत्र की मजबूती नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का आप लोग काम करें और एक विकास करने वाली सरकार को चुनें। मोदी जी नहीं हूँ कि झूठ बोलूँगा, मोदी जी के पास मुद्दे नहीं हैं। बीजेपी के मोदी जी इसलिए कह रहा हूँ कि हर प्रत्याशी को मोदी जी बोलते हैं, क्या मोदी जी हैं। अरे केजरीवाल ने इतना तो बहादुरी जरूर दिखा दिया कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को रोड पे ला दिया, वहाँ पर घर घर पर्चा बांटने के लिए। अब समझिए कि आपको एक करने वाला और ऊपर उड़ने वाले को ज़मीन पे उतारने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, विकास करने वाला, डंके की चोट पर जो कहता हो कि काम किया हूँ, तब वोट दीजिएगा, अन्यथा वोट मत दीजिएगा। तो ऐसे जननेता को चुनने का काम करिए। देखिए, ये आज हम प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी का, और ना चुनाव आयोग के उसमें हम इसमें आना चाहते हैं। हमारी अपील मतदाताओं से है कि मतदाता इस कार्य को करेंगे। ये इनकी अपनी सोच होती है, हो सकती है इनकी व्यक्तिगत सोच है, और चुनाव आयोग और किसी चीज़ को, हम इस चीज़ को नहीं लेना चाहते कि हम लोग इस चुनाव प्रचार के लिए बैठे। हम एक चर्चा कर रहे हैं कि कल मतदाताओं के लिए वे लोग अधिक से अधिक संख्या में अपनी सुविधाओं को, अपनी कार्यों को